हेलो बच्चों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, आज हम गणित कक्षा 10 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रश्नावली नंबर 6 और प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज। तो देखिए बच्चों, आज हम इस प्रश्नावली 6 को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज लेना हमें जरूरी है। यदि आप इस बेसिक नॉलेज को अच्छे से समझ पाओगे तो आपको आपके लिए प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है वो बड़े आसान हो जाए। इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि त्रिभुज क्या है। तो इस प्रश्नावली का नाम त्रिभुज है, तो इसमें 2 पॉइंट है हमारे पास। कक्षा 10 में तो समरूपता के बारे में दे रखा है। जो कक्षा 10 है अपनी, उसमें जो प्रश्नावली त्रिभुज है उसमें हमें ये दिया गया है कि भाई समरूप से संबंधित सारे क्वेश्चन है, ओनली समरूप से संबंधित। लेकिन ये जो टॉपिक है हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, सर्वांग सम। सर्वांग सम से ही समरूप आकृतियों का टॉपिक आता है। ये एक दूसरे से मिलते जुलते टॉपिक है, तो इसलिए हमें देखिए बच्चों, आज इसके बारे में हम बेसिक नॉलेज लेंगे और कल हम इसकी एक्सरसाइज आपको शुरू करवा देंगे। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में आज हम देखते हैं, हमने 2 टॉपिक लिए हैं। सर्वांग सम आकृतियां। ये जो सर्वांग सम आकृतियां हैं बच्चों, ये कक्षा 9 का टॉपिक है। ये सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं और समरूप आकृतियां कैसी होती है, आज की वीडियो में हम जान पाएंगे कि सर्वांग सम और समरूप आकृतियां क्या होती है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सर्वांग सम आकृतियां ऐसी आकृतियां जिनके आकार एवं आमाप समान हो। यानी कि कहने का मतलब यह है, ऐसी आकृति जो देखने में बिल्कुल सेम टू सेम हो, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मैं आपको ये ऐसा एक डब्बा देखूं तो सेम ऐसा ही दूसरा डब्बा होना चाहिए, ना तो छोटा ना बड़ा। यानी आकार भी समान होना चाहिए। आकार का मतलब है उसका देखने में शेप कैसा है, उसे कहते हैं आकार। आमाप किसे कहते हैं? इसकी नाप तोल। भैया इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, उसे बोलते हैं आमाप। तो ऐसी आकृति जिसका आकार तो समान होना ही चाहिए और उसका आमाप भी समान हो, तो फिर वो कौन सी आकृति हो जाती है? सर्वांग सम आकृति हो जाती है। आकार, फिर से बता रहा हूँ, आकार उसे कहते हैं जो देखने में, जिसका शेप दिखाई दे रहा है, यानी देखने में एक जैसा हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आकार तो समान होना चाहिए लेकिन आमाप भी समान होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फॉलो होंगी तो हम कहेंगे कि आकृतियां समरूप है। सर्वांग सम आकृतियां। समरूप में क्या है? ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप समान हो, यह आवश्यक नहीं है। यदि आमाप भी समान हो तो समरूप तो फिर भी रहने वाले हैं, लेकिन समरूप आकृति में हमें आमाप से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हम आमाप चेक ही नहीं करते, बस हम उसका आकार चेक करते हैं। तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। यदि आमाप भी समान हो तो समरूप आकृतियां कहलाती है। तो यहाँ से एक नया बिंदु निकल के आ रहा है। वो क्या निकल के आ रहा है? देखिए बच्चों, ऐसी आकृतियां जिनके आमाप और आकार दोनों ही समान हो, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। यहाँ तो ठीक है बात। यहाँ पर देखिए, जिसके आकार और आमाप दोनों समान है, सर्वांग सम आकृति। लेकिन यदि ये दोनों समान है तो समरूप आकृति तो पक्का ही रहने वाली। यानी इसमें आकार तो समान होना ही चाहिए लेकिन आमाप समान आवश्यक नहीं है। यदि हो तो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दोनों यदि इसमें समान हो तो समरूप भी होंगे और वो सर्वांग सम भी होगी। अब यहाँ पर एक बात निकल के आई, ध्यान दीजिए। जिनके आकार और आमाप समान हो वो समरूप आकृतियां होती है, बिल्कुल ये बात ठीक है। लेकिन जिनका आकार समान हो और आमाप समान नहीं हो तो समरूप तो वो होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम होगी। तो समरूप आकृतियां, सर्वांग सम आकृतियां समरूप आकृति होती है, लेकिन समरूप आकृति सर्वांग सम आकृति हो ये आवश्यक नहीं है। ये बात डिपेंड किस पर करेगी? आमाप पर। ये आमाप से पता चलेगा आकृति सर्वांग सम है या नहीं है। समरूप आकृतियों में आकार तो समान होता ही है, अगर हम उसका आमाप भी समान कर दे तो फिर वो समरूप आकृति सर्वांग सम आकृति बन जाएगी। जो समरूप आकृति है वो सर्वांग सम आकृति कब होगी? जब समरूप आकृतियों का आमाप भी समान हो तो वो सर्वांग सम आकृति होगी।
ये तो जरूरी नहीं है कि समरूप आकृति सर्वांग सम हो, लेकिन ध्यान रहे क्या सर्वांग समाकृति समरूप हो, ये पक्का है। अब देखिए, अब समरूप में और सर्वांग समता में थोड़ा सा अंतर आप समझ गए होंगे। अब मैं इन एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, इनसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं आपके लिए, 1 2 3 4, मैं नंबर डाल देता हूँ, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने 12 एग्जाम्पल्स लिए हैं, और भी आप लिख सकते हो। तो देखिए बच्चे, ये आकृतियां हैं, इसका आकार एक जैसा ही है, सभी गोल है, सर्किल है, देखने में सभी एक जैसे हैं। तो जिनका आकार समान हो तो समरूप तो ये सारी आकृतियां होगी, यहाँ तक तो बात कोई दिक्कत नहीं। ये चारों आकृति 1 2 3 4 समरूप आकृतियां हैं, इनका भी आकार सेम ही है, सब वर्ग के आकार की है ये सभी। सारी भुजाएं इसकी 10 है 10, तो सारी भुजाएं इसकी 10 10 है, इसकी 5 5, इसकी 5 5, तो इसकी 8 8 सेंटीमीटर की है। तो ये सारी आकृतियां समरूप हो गई। तो हमारे हमारे पास क्या मिला, 1 2 3 4 आकृति है, 4 आकृति ये भी समरूप और ये भी समरूप आकृतियां हैं। कहने का मतलब ये सारी 12 की 12 आकृतियां समरूप आकृति होंगी। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारी आकृतियां सर्वांग सम हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखने में एक जैसी जो आकृति, ये चारों आकृतियां समरूप तो हैं, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि इनका आकार तो समान है लेकिन आमा अलग अलग है। हाँ, सर्वांग सम आकृति देखिए कौन कौन सी है, 5 और 6। देखिए इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सर्वांग सम। लेकिन सर्वांग सम है, समरूप तो है, समरूप तो ये चारों ही है, लेकिन इन चारों में से 2 जो आकृतियां हैं ये सर्वांग सम आकृति कहलाएंगे। इसी प्रकार से ये चारों आकृतियां समरूप आकृतियां तो हैं, लेकिन इनमें से ये वाली 2, इसकी जो रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर, तो ये जो 2 आकृतियां हैं वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाएंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये 2 आकृतियां सेम ले रखी है, ये दोनों सर्वांग सम है। समरूप तो सारी है, ये चारों समरूप है, ये चारों समरूप है। हाँ, ये ध्यान रखना है, ये दोनों समरूप नहीं हो सकते क्योंकि इनका आकार अलग अलग है, ना तो ये समरूप है और ना ही ये सर्वांग सम है। इसी प्रकार से ये दोनों ना तो समरूप होंगी ना सर्वांग सम, क्योंकि आकार अलग है। पहली कंडीशन आकार की है, यदि हमारे सर्वांग सम आकृति में यदि हमारा आकार, हमें आकार बराबर मिल जाता है तो सेम तो बात यहाँ भी आकार से लेना देना तो इधर भी है। यदि आकार समान है तो समरूप तो वो हो ही जाती है, और यदि उसका माप भी समान हो तो वे आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। तो चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पर आकृति 1 व 5, ध्यान दीजिए, आकृति 1 व 5 और आकृति 6 व 7, आकृति 6 व 7, और इधर देखिए आकृति 10 और 12, आकृति 10 व 12। ये तो बच्चों हो जाएंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम है, ये भी हो जाएगी बच्चों सर्वांग सम है, और ये भी हो जाएगी सर्वांग सम है। इस प्रकार से आकृति 1 और 5 सर्वांग सम हो जाएगी, आकृति 6 और 7 सर्वांग सम, और आकृति 10 और 12 सर्वांग सम। अब समरूप कौन सी, आकृति 1 2 3 4, आकृति 1 2 3 4, इनके आकार सेम है, तो बच्चों ये समरूप आकृतियां हैं, समरूप
आकृतियां हैं। ऐसी इसी प्रकार से 5, 6, 7 और 8 आकृति 5, 6, 7, 8 ये बच्चों हो जाएंगी समरूप आकृतियां हैं। और आकृति 9, 10, 11, 12 मैंने समकोण त्रिभुज का एग्जांपल ले रखा है। ये आकृति 9, 10, 11, 12 ये भी हो जाएंगी बच्चों समरूप आकृतियां हैं। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होती है और समरूप आकृतियां कौन सी होती है। सर्वांग सम मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा। जिनके आकार भी समान हो, माप भी यानी नाप तोल भी बराबर हो, तो सर्वांग सम आकृतियां हो जाएंगी। और जो आकृतियां दिखने में एक जैसी हो, हाँ ये और मुझे पॉइंट समझ में आ रहा है, कभी तुम समझ जाओ दिखने में एक जैसी हो, एक तो मैं ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ और एक ये वाला ले लेता हूँ, तो त्रिभुज तो दोनों ही है लेकिन इनमें अंतर है। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण ही है लेकिन ये समकोण नहीं है, इसलिए आप इनको समरूप नहीं कह सकते क्योंकि नाम तो दोनों का त्रिभुज है लेकिन शेप अलग अलग है। तो इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देखने में एक जैसी का मतलब है वो एक जैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं। अब ये त्रिभुज नाम तो त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज ये भी त्रिभुज, लेकिन ये समकोण है, ये समकोण नहीं, ये न्यून कोण है, ये समकोण है, इसलिए ये समरूप आकृतियां नहीं हो सकती। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से आगे की कहानी आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, आगे आपको आगे की कहानी में क्या है उसको समझिए। समरूपता के बारे में कुछ आपको बताया गया है। देखिए, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अब समरूपता की क्या क्या कंडीशंस है अब हम वो देखने वाले हैं। समरूप आकृतियां कैसे हो सकती हैं, उनकी कंडीशन क्या है वो देखिए। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। ध्यान दीजिए, भुजाएं भी समान होनी चाहिए और वो समरूप कब होंगे, दो बहुभुज जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात हो। ध्यान दीजिए बच्चों, यदि संगत कोण बराबर है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो फिर वो आकृति समरूप नहीं हो सकती। संगत कोण तो बराबर होने चाहिए और उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि ये दोनों आकृतियां समरूप है। तो चलिए देखते हैं इस बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख पा रहे हो आपको ए पी के बराबर है, ये 100 डिग्री का है, बी क्यू के बराबर है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोण ए बराबर है कोण पी के, प्रत्येक 100 डिग्री है, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, प्रत्येक 105 डिग्री है, और कोण सी बराबर है कोण आर के, प्रत्येक 75 डिग्री है, और कोण डी बराबर है कोण एस के, प्रत्येक 80 डिग्री है। यहां तक तो बात ठीक है कि भाई कोण तो हमारे होंगे बराबर। अब हम भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। ए बी का अनुपात लेना है पी क्यू से, तो बच्चों हम यहां से निकालें ए बी बटे पी क्यू, तो 2/4 हो जाएगा। ये 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यह आपका मान हो गया 1/2। अब इस वाली भुजा का अनुपात इससे लेना है, BC बटे में QR लिख देना है, BC बटे QR, तो 2.5 बटे में 5, तो इसे काटेंगे तो वापस से 1/2 आ जाएगा। और देखिए बच्चों, यहां से करते हैं, CD का अनुपात ले लेना है RS से, CD बटे में लिख दीजिए RS, तो 2.6 बटे 5.2, तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52 आ जाता है 1/2। और AD का अनुपात लेना है BQ से, AD बटे में लिख दीजिए PQ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.8 बटे 3.6।
ये कट जाएगा, 1/2 आ गया। तो देख सकते हो बच्चों, सभी भुजाओं का अनुपात कितना आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो हम कह सकते हैं संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजाएं भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः ए बी सी डी समरूप है पी क्यू आर एस। ये दोनों आकृतियां हम क्या कह सकते हैं, दोनों आकृतियां समरूप होंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये भी आयत है और ये भी आयत है। यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर है पी के, प्रत्येक 90 डिग्री का है। और बी क्यू के बराबर है, कोण बी बराबर है कोण क्यू, प्रत्येक 90 डिग्री। कोण सी बराबर है कोण आर, प्रत्येक 90 डिग्री। और कोण डी बराबर होगा कोण एस के, प्रत्येक 90 डिग्री। यहाँ तो ठीक है। अगर यदि हम भुजाओं का अनुपात की बात करें तो ए बी का अनुपात लेना है हमें पी क्यू से। ए बी का अनुपात पी क्यू से लेना है 10/12, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 5/6 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बीसी का अनुपात हमें लेना है, बीसी इस वाली भुजा का अनुपात इधर वाली से संगत भुजा लेनी है। बीसी का अनुपात लेना है क्यू आर से, तो ये हो जाता है 5/7। तो देखिए बच्चों, हमारा मान अलग अलग आ रहा है, भुजाओं का अनुपात सेम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ए बी बटे पी क्यू बराबर नहीं है किसके, बीसी बटे क्यू आर के, बीसी बटे क्यू आर के, तो लिख देंगे अतः समरूप नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, यहाँ पर कोण तो बराबर है लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर, तो यह आकृतियां समरूप नहीं होंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो सभी के कोण बराबर थे और भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां समरूप होंगी। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो मुझे लग रहा है काफी बड़ी हो गई है, तो आगे और कुछ कराया जाए। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ किताब में कुछ बच रहा होगा तो। हाँ बच्चों, अब हम थेल्स प्रमेय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। थेल्स प्रमेय देख लेते हैं। चलिए बच्चों, वीडियो काफी बड़ी हो गई है, आज की वीडियो को बस इतना ही रहने देते। कल आपको हम थेल्स प्रमेय और प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चंस करवाएंगे। आज टाइम भी काफी हो गया है, तो चलिए, यदि आपको बच्चों हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लें, और आपको हो सके अच्छा लग जाए तो कमेंट अवश्य कर दें और सब्सक्राइब करें। और यदि कोई भी डाउट्स हो तो बच्चों आप कमेंट में हमें बताएं, हम आपको उसका जवाब देंगे। और बस हम आपसे यही आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।